नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिवाइज्ड आंसर की आने वाली है उसमें कितने अंक बढ़ेंगे। तो ये कई बार पूछा गया सवाल है और ये जो वीडियो है मैं इसी प्रश्न के उत्तर पर बना रहा हूँ कि कौन से वो दो प्रश्न हैं जिस पर शर्तियाँ आपको 2 अंक तो मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर कुछ अंक आपको और मिल रहे हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती कही जाएगी, लेकिन कम से कम 2 अंक तो मेरे हिसाब से बढ़ने चाहिए। तो वो दो प्रश्न कौन से हैं जो कि बहुत अधिक विवादित हैं और इसके जो आंसर की आई थी उसमें क्या उत्तर था और इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका प्रूफ क्या है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे विवादित प्रश्न था ये क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न था कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, और यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें विकल्प ए को इसे आंसर दिया गया है कि ये सही है, ऑफिशियल माना गया है। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं तो चारों ही विकल्प यहाँ पर सही प्रतीत होते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करना एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा रहा है। 1970 में जब पहली बार इस तरह की गरीबी रेखा का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया गया था, योजना आयोग द्वारा, तो उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः एक वयस्क के लिए 2400 कैलोरी और जो शहरी व्यक्ति थे उनके लिए 2100 कैलोरी न्यूनतम दैनिक आवश्यकता को आधार बनाया गया, यानी कैलोरी को आधार बनाया गया था 70 के मध्य में। उसके बाद आगे चलकर समितियां और भी गठित हुई थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी और उसने तय किया था कि 27 रुपये प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में, नहीं सॉरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये अगर कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति अगर व्यय होता है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो यानी कि प्रति व्यक्ति जो व्यय है उसको भी आधार बनाया गया था तेंदुलकर समिति के द्वारा। ये समिति बनी थी 2009 में, इसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। और इसके बाद क्रमशः प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी बात कही गई थी। क्रमशः 2000 में एक समिति बनी थी, ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रतिमाह कमाने वाले मानक को गरीबी रेखा में शामिल किया गया था। यानी कि प्रति व्यक्ति आय को भी इसमें मौका दिया गया था, मतलब एक मानक बनाया गया था। और ये भी है कि वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अगर 5 व्यक्तियों का एक परिवार है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अगर 1640 रुपये अगर उसकी इनकम है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया था। यानी कि यहाँ पर जो भी विकल्प है सभी के सभी विकल्प, कोई भी एक विकल्प इसमें सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर ये विकल्प ना होकर होता कि उपयुक्त सभी, तो हम चौथे को आंसर काफ़ी हद तक सही मान लेते। लेकिन यहाँ पर चौथा भी जो विकल्प है वो कहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी के सभी विकल्प यहाँ पर जो हैं वो एक तरीके से चैलेंज किए गए हैं और निश्चित रूप से इसमें 1 अंक तो सबको कॉमन मिलना ही मिलना है, ठीक है। और जो भी तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लोग अपने हिसाब से जो टेक्स्ट बुक है उसमें या फिर इंटरनेट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न इसमें डेफिनेटली सबको मिलना चाहिए, 1 अंक सबका कॉमन रूप से बढ़ना चाहिए। जो दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, और इसमें था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी पहली बार संविधान सभा की, तो उसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को ये मीटिंग दोबारा से हुई थी, तो अस्थाई सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले अस्थाई अध्यक्छ थे। तो अगर जो ऑफिशियल आंसर की है अगर उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करेक्ट माना गया होता तो मैं मानता कि हो सकता है इसमें जो है संशोधन ना हो, लेकिन क्योंकि अस्थाई अध्यक्ष को सही उत्तर माना गया, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सही माना गया, तो इस आधार पर ये दोनों विकल्प यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और यहाँ पर ये बताया भी नहीं गया कि अस्थाई या अस्थाई शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, तो इस आधार पर 1 अंक कॉमन रूप से इसमें भी सबको मिल सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और था, वो प्रश्न था डिसलेक्सिया वाला, ठीक है। तो देखिए उसमें क्वेश्चन था कि पढ़ने लिखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि इसे डिसलेक्सिया ही कहा जाता है। कुछ लोगों ने चैलेंज किया है उसे डिस्पेक्सिया के लिए भी, तो ये गलत हो जाएगा, इस पर तो कोई अंक नहीं बढ़ेगा। और एक बात और भी है, चैलेंज करने के लिए तो भाई लोगों ने कुल 150 के 150 प्रश्नों तक को चैलेंज कर डाला और यही वजह रही कि अब यूपी टीटी में और अन्य जगह
दोबारा से जब आप चैलेंज करते हैं, जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो अब आपको रुपए की डिमांड की जाती है। तो यही वजह थी कि जो प्रश्न ऑब्जेक्शनल नहीं थे उस पर भी ऑब्जेक्शन डाले गए। तो ये देखिए उचित नहीं है, इस तरीके से आपका स्वयं का नुकसान होता है। तो फाइनल वर्ड क्या है? मैं फाइनली यही बताना चाहूँगा कि कम से कम मेरे हिसाब से 2 अंक सबके बढ़ने वाले हैं। इससे अधिक अगर बढ़ता है तो ये आप सभी लोगों के लिए खुशकिस्मती है, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप लोगों के अधिकतम अंक बढ़ें, ठीक है? तो जितने भी अंक बढ़ेंगे देखा जाएगा। फिलहाल मेरे इस डिस्कशन से रिवाइज्ड आंसर की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह एक परिचर्चा थी जिसमें मैंने आपको बताने की ये कोशिश की कि कुल कितने अंक कम से कम आपके बढ़ सकते हैं। अधिक से अधिक जितने अंक बढ़ेंगे ये आपके लक पर डिपेंड करता है। और मैं आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं सभी लोग सेलेक्ट हों। हालांकि संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, सभी लोग मैक्सिमम सेलेक्ट हों। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। हैप्पी होली।